टच स्क्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी, अभी जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्सिडरी का एग्ज़ाम हो रहा है 16 जून 2022 को जो होने वाला है, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ। ये अलका गैस पेपर का सॉल्यूशन है, जहाँ तक छोड़ के गए थे उसके बाद का है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है क्योंकि इसमें प्रति श्रमिक उत्पादकता के आधार पर और प्रति श्रमिक उत्पादक की मात्रा के आधार पर कम है। इसलिए वैसे तो इसका आंसर हमको समझ में नहीं आया, लेकिन देखने से तो लग रहा है सी ही सही है। ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया क्वेश्चन बोल क्या रहा है। दूसरा है कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। ये है कि भू धरातल में प्रणाली में दोष होना, जोत के बड़ा आकार होना और कृषकों को अत्यधिक प्रगतिवादी दृष्टिकोण होना, इसी कारण यहाँ पे निम्न उत्पादकता का कारण है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 2% है। भारत के विषय में ये योगदान कितना है, तो भारत के विषय में ये योगदान 25.6% है। कृषि के पिछड़े पंथ के संस्थानात्मक कारणों में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे कृषि के लोग बहुत बड़ी जनसंख्या में कार्यरत होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, जो जरूरी नहीं उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे एक ही खेती में पड़े रहते हैं। इसलिए अब है भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है। यह कहना किसका है? यह कृषि मूल्य आयोग के द्वारा कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है? कृषक की ऋणग्रस्तता, दूसरा जोतों के अनार्थिक आकार और उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। तो इसी के कारण इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी है। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस तथ्य पे का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित है, तो ये है भूमि का स्वामित्व पे, प्रबंध पे, कासत पे। ये चारों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं जो होगा ये आपका सही है। ठीक है, जो भूमि सुधार के लिए संबंधित नहीं है, तो ये सब कोई संबंधित नहीं है। भूमि का स्वामित्व भी संबंधित नहीं है, प्रबंध भी स्वामित्व नहीं है और कार्यरत भी स्वामित्व नहीं है। भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थापक, ये इसका जो है कोई इसका उद्देश्य यहाँ पे नहीं होता भूमि सुधार में। भूमि सुधार कानूनों को संविधान के 9वीं सूची में शामिल कर लिया गया। कब शामिल किया गया ये मेंशन नहीं किया गया था चूँकि, तो आप लोग को अगर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कृषि सुधार समिति का गठन कब किया गया था, तो कृषि सुधार समिति का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं होगा, 1955 होगा। और फिर उसके बाद खेतों के ऐसा पुनर्संगठन जिसमें भूमि के बहुत छोटे छोटे अथवा बिखरे हुए टुकड़े को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चकबंदी। बहुत सारा छोटा जो होता है उसको एकत्रित करना ही चकबंदी कहलाता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि को व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है, किंतु किसी कृषि से संयुक्त रूप से की जाती है, उसे सहकारी कृषि से की जाती है। सहकारी कृषि में क्या कहा जाता है? 10 लोग अपनी भूमि को एकत्रित कर लेंगे और वहाँ पे कृषि करेंगे और सबको अपना अपना उसके हिसाब से मुनाफा होगा। इसको सहकारी कृषि कहते हैं। भूमि सुधार के आशय कार्यशील जोतों के पुनर्गठन से और संस्थागत परिवर्तनों से होता है। ये उपयुक्त में सही दोनों है। बुधान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? आचार्य विनोबा भावे। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? अल्पकाल में खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि, तो कम समय में ज़्यादा खाद्यान्न लाना, यह हरित क्रांति का अभिप्राय है। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का कारण नहीं है, तो जनसंख्या में वृद्धि का हरित क्रांति से कोई रिलेशन नहीं है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच में हुई थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था, तो गेहूं को। हरित क्रांति के उपयोग बढ़ा था, तो सिंचाई का भी उपयोग बढ़ाया गया था, उन्नत किस्म के बीजों का भी प्रयोग किया गया था और रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में। हरित क्रांति का प्रमुख तत्व क्या है? उर्वरकों का प्रयोग, अधिक उपज देने वाली बीज और सिंचाई सुविधा का विस्तार। ये तीनों ऑप्शन सही है। हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हरित क्रांति का उत्पादन भी बढ़ा, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि भी हो गई और प्रति हेक्टेयर उपज भी बढ़ा। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। अब आता है अवधि के अनुसार ऋणों को वर्गीकृत किया गया है। इसका ऋण कहीं 2 दिखा रहा है, कहीं 3 दिखा रहा है, तो आप लोग अगर पता करके बता दो तो सही रहेगा। इसका सही उत्तर मुझे मालूम नहीं है। निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है, तो यह देसी बैंकर, ये कोई संस्थागत एजेंसी नहीं है। भारत में प्राथमिक कृषि समितियों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1904 ईस्वी में। जिला सहकारी बैंकों की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। जिला सहकारी बैंक 1912 ईस्वी में नहीं हुआ था, आप लोग देख लेना। ओके, अब यहाँ पे है राष्ट्रीय कृषि का ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में ही हुई थी, लेकिन 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई।
कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था कौन है? नाबार्ड। सब कृषि के लिए सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड है। प्रथम योजनाबद्ध में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। चूँकि ये सब जो है आपका, ये उतना नहीं पूछेगा, ये केवल दे दिया है आपको, मतलब जस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लेना। वैसे जो इम्पोर्टेंट हम उस पर चलते हैं। 1951 में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे 5। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कितना था? 5। भारत में औद्योगिकरण की क्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 10वीं योजना के औद्योगिक विकास का दर कितना था? 10% रखा गया था, लगभग 9 पॉइंट कुछ रखा गया था, तो 10 के लगभग माना गया है। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए उपाय बताएं। तो इसका जो उपाय है, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, मानवीय संबंध सुधार, ये तीनों के कारण औद्योगिक विकास जरूर बढ़ेगा। भारत में वर्तमान में औद्योगिक नीति लागू हुई थी 1991 में, हाल ही में। 1991 के औद्योगिक नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र और विनियोग के लिए आरक्षित क्षेत्रों को रखा गया, तो यह 17 रखा गया, लेकिन उदारीकरण के लिए 3 रखा गया। तो इसका आंसर जो है आपका, उदारीकरण के लिए 3 है और आरक्षित के लिए 17 रखा गया। ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, उसकी संख्या कितनी है? 5। यहाँ पे 6 नहीं करके 5 कर दीजिएगा। 5 के लिए हमें लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे सिगरेट फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री, रसायन फैक्ट्री, और फिर उसके बाद ये मेडिसिन, और एक कौन था, वैसे आगे वाले में आपको पूरा इसका डिस्क्राइब किया गया, आप वहाँ पे पढ़ लेंगे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं, ये सब डाटा है, डाटा उतना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए आगे पढ़ते हैं। कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु क्षेत्र का योगदान कितना था? 40%। और निम्नलिखित में से लघु उद्योग की समस्याएं हैं: क्षमता में अल्प प्रयोग, कच्चे माल की अपर्याप्तता, पूंजी तथा साख। ये तीनों ऑप्शन सही है। और फिर उसके बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्गम हुआ था, तो ये चूँकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्गम का क्षेत्र तो नहीं पता है, वैसे तो आगे एक और क्वेश्चन में हम बनाए हैं, लेकिन उस समय नहीं लिख पाए थे, अब आपको बता देंगे आगे के क्वेश्चन में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 31 मार्च 2004 को सार्वजनिक उपक्रमों का संख्या कितना होता है? 240 था उस समय, और स्वतंत्रता से समय 81 था, अब 240 हो गया सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा। अब आते हैं, ये सब को छोड़ दिया कीजिए। अब आते हैं भारत में निर्धनता या गरीबी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सापेक्ष गरीब पाया जाता है, याद रखना, सापेक्ष गरीबी जो पाया जाता है वो पूंजीवाद में पाया जाता है, और निरपेक्ष गरीबी विकासशील अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। तो जो विकासशील मतलब हमारे देश में निरपेक्ष गरीबी है, और जबकि सापेक्ष गरीबी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी को बताता है, और विकासशील तो अभी हमारा देश है ही। फिर इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का आकलन प्रतिदिन कितने कैलोरी के आधार पर माना जाता है? 2400 कैलोरी से कम, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम। गरीबी रेखा के निर्धारण में ग्रामीणों को मासिक आय का आधार कितना है? 328 रुपया होना चाहिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जनसंख्या विस्फोट। भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रधान क्या कारण था? व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, मतलब व्यवसाय का शिक्षा ही नहीं होता। ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए योजना चलाई गई है EAY, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये EAY एक योजना है जो कि ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए चलाई गई है। और सिसरी SISRY ये शहरी गरीबी को दूर करने के लिए योजना है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ श्रम शक्ति व रोजगार के अवसरों में अंतर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम तो होता है, किंतु उत्पादन में उसका अंशदान नहीं के बराबर होता है, इसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादन बड़े पड़ास में होती है, तो वो शून्य हो जाती है। उसका रेंज कितना होता है? शून्य होता है। नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है औद्योगिक बेरोजगारी और श्रम वर्ग की बेरोजगारी, दोनों मिलता है देखने के लिए, A और B दोनों। छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में विशेषता पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में ज़्यादा तक देखने को मिलती है। भारत में कौन सी बेरोजगारी अधिक है? अदृश्य बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपकरण नवरत्नों की श्रेणी में है? नवरत्न की श्रेणी में 9 है। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो इनमें से सभी को लाइसेंस की अनिवार्यता, मोटरसाइकिल बना सकते हैं, एयर कंडीशनर, इस सब के लिए लाइसेंस होना आपको ज़रूरी नहीं है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्य है? तो 5 उद्योग के लिए। अब है भारत वो 5 उद्योग आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा रुकिए ना। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों के लिए
आरक्षित उद्योग कितने होते हैं? आरक्षित उद्योग 3 होते हैं। एक है परमाणु शक्ति, दूसरा रेल परिवहन और दूसरा खनिज जो परमाणु शक्ति के लिए यूज में किया जाता है, उसी के लिए ये 3 संस्थाएं होती है जो आरक्षित होती है। लघु उद्योगों को निम्नलिखित औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? तो वह 1977 की औद्योगिक क्रांति में अधिक जोर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 24 जुलाई 1991 में। भारत की प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नवीन फिर उसके बाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो वो है आपका 6 अप्रैल 1948। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही है 6 अप्रैल 1948। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। और फिर उसका सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? वाणिज्य एवं व्यापार का सरकार पर नियंत्रण। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अन्य जैसा नहीं है? इस रोल जो अन्य के जैसा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में विनिवेश का दौर कब से आरंभ हो गया? 1991 से 92। निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता मूल उद्योग का श्रेणी में नहीं आता है? तो वह लघु वाहन उद्योग। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस की प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो सिगरेट के निर्माण में। ठीक है, 5 गो है सेक्टर जिसमें लाइसेंस जरूरत पड़ता है, तो वो 5 का नाम आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में क्षेत्रों और संयंत्रों एवं यंत्रों के निवेश का मान पर। भारत में कुल औद्योगिक निर्यात में लघु उद्योग का योगदान लगभग 1/3 रहा है। फिर एक शीर्ष स्थान के लघु उद्योगों को निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई 1954 ईस्वी में। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो वह है 2 बार। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? विपणन जानकारी का अभाव, पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, इसलिए इनमें से सभी। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत ही रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में उद्योग वित्त का शिखर संगठन क्या है? IDBI। कौन सी संस्था उद्योग को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो LIC, GIC और UTI ये सब है। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने में निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो वह IFCI की, सबसे पहले IFCI की स्थापना की गई। तो वो दूसरा क्वेश्चन बोलने लगे थे। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी 1992 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जिसको IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1948 ईस्वी में। भारत में रुग्ण औद्योगिक इकाई है जो पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। बकाया ऋण के रूप में रुग्णता किस उद्योग में सर्वाधिक है? वस्त्र के उद्योग में। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई है अगस्त 1996 ईस्वी में। फिर केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग में सार्वजनिक क्षेत्र को किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति दी गई है? मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को। फिर मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को। राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार क्या है? 1993 से 94। फिर उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? 40%। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता प्रति सूचकांक का आधार वर्ष नहीं है 1982। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो वह है विनिर्माण का। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। नेपा नगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अखबारी कागज से। भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई। इस वर्ष इस भारतीय रिजर्व बैंक ने मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। तो किस वर्ष लिया है? तो 1976 ईस्वी में। अप्रैल 1990 ईस्वी में IDBI के सहायक के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना। भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। गुड्स में सम्मिलित है तो प्रदर्शन उपभोगों के खरीदी गई वस्तुओं के लिए सम्मिलित है। प्रदर्शन के लिए जो वस्तु हम खरीदते हैं वह व्हाइट गुड्स के अंतर्गत आते हैं। लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय जिसमें शेयर होल्डर का दायित्व उसकी चुकता पूंजी का सीमा तक सीमित हो, तो यही होता है लिमिटेड कंपनी से अनिवार्य। अब हम आते हैं
सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य? कंप्यूटर व दूरसंचार का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सापेक्षिक दृष्टि से औद्योगिक विकास के अधिक विकसित देश है। तो चूंकि ये विकसित देश है तो नहीं पता चल रहा है इसका आंसर कौन है, आप लोग देख लेना, शायद थाईलैंड हो सकता है। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह लौह इस्पात। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट में किस देश के सहयोग से स्थापना की गई थी? रूस के। और दुर्गापुर संयंत्र किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना 19 जून 1954 ईस्वी में की गई थी। फिर उसका लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन है? भिलाई अभी फिलहाल है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है विकासशील देशों में। अब इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का असहित मतलब सह अस्तित्व। भारतीय पूंजीवाद के सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत में बेरोजगारी किस किस्म पाई जाती है? बेरोजगारी की किस्म वो चक्रीय बेरोजगारी भी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ग्रामीण अल्प रोजगार भी होता है। तो ये सब बेरोजगारी है जो पाई जाती है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं आगे, यहाँ पे है नियोजन काल में औद्योगिक विकास। ये एक चैप्टर है नियोजन काल में औद्योगिक विकास, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, एक मिनट, ये हुआ क्या गड़बड़? वो लगता है मार्कर में गड़बड़ हो चुका है। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, ये क्या गड़बड़ कर दिया? ओके ठीक है। ओके, अब यहाँ पे है भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 में आरंभ हुआ था। तो भारत में आर्थिक नियोजन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में। प्रथम योजना 1951 से 56 में आई थी। आपसे पूछा जाएगा प्रथम योजना जिसको पंचवर्षीय योजना आया जाता है, जो कृषि पर क्या थी? आधारित थी। द्वितीय योजना 1956 से 61 में 938 करोड़ खाली खनिज और उद्योग क्षेत्र में लगाया गया था। 3 इस्पात संयंत्र का इसी समय स्थापना किया गया था। कितना? 3 इस्पात संयंत्र का इसी समय से स्थापना किया गया था। 3 इस्पात संयंत्र का। तो 3 इस्पात संयंत्र जो है वो क्या है आपका? 3 इस्पात संयंत्र का इसी समय से स्थापना किया गया था। तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर की स्थापना की गई थी द्वितीय योजना के तहत। और इसमें विकास दर 6.6% रही है, और जो कि पीसी महालानोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय योजना 1961 से 66 में बोकारो इस्पात की स्थापना की गई थी इसमें, और औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 11% रखा गया था, लेकिन हुआ कितना? 9%। चतुर्थ योजना 1969 से 74 में, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और एक कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा 14 बैंक और या फिर कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो चतुर्थ योजना के तहत किया गया था। पंचमी योजना 1974 से 1979, ये सब डेट केवल याद कर लीजिएगा आप लोग, कब से लेकर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ठीक है। अब आते हैं 1957 में भारत में 81 विदेशी उपकरण थे, 81 टोटल थे, और लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 6000 उपकरण थे। वर्तमान जब 1957 में हमारा देश के बाद उस समय टोटल 81 था, अभी 6000 है। 1923 ईस्वी में विभेदात्मक संरक्षण की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 6 औद्योगिक नीति हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीति हुई है? तो 6। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद है वो भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 औद्योगिक नीति 1948, 1956, 1970, 1980, 1990, 1991 में ये सब रहता है। ये सब पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1923 में पूर्ण भारत की नीति स्वतंत्र नीति थी। तो स्वतंत्र नीति की कब हुई थी? 1923 से पूर्ण भारत की नीति स्वतंत्र नीति, और 1923 में ही संरक्षण नीति अपनाई गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो वह 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। और नवीन औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? 30 अप्रैल 1956। फिर बहुत सारे औद्योगिक नीति हुए, लेकिन एक लास्ट में हुआ था 24 जुलाई 1951 में नवीन औद्योगिक नीति को कांग्रेस द्वारा दोबारा लाया गया था, ठीक है। लाइसेंस अनिवार्य उद्योग, वैसे उद्योग जो लाइसेंस अनिवार्य रखते हैं वो है सिगरेट, औषधि, खतरनाक जो औषधि रहते हैं, रासायनिक
उत्पादक शराब और पैरो स्पेशल वो औद्योगिक विस्फोट, ये सब जो है 5 सेक्टर जिसमें लाइसेंस अनिवार्य रखा गया। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 3 उद्योग आरक्षित है, परमाणु, खनिज और रेल। और फिर उसके बाद सेल की स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी जनवरी 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये रहा आज का वीडियो, यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर किया करो। थैंक यू।